क्या सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके आने वाले टैक्स रिफंड को एक डरावने टैक्स नोटिस में बदल सकती है? जवाब है बिल्कुल हाँ। स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रोसेस, खासकर सैलरीड लोगों के लिए। फाइलिंग के दौरान किए गए छोटे छोटे फैसले आगे चलकर सच में बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस चर्चा को शुरू करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं उस एक इंफॉर्मेशन से जो सबसे ज्यादा जरूरी है। डेडलाइन 31 जुलाई 2026। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो रिटर्न्स फाइल करने की ये आखिरी तारीख है। ये एक हार्ड डेडलाइन है। इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि इस तारीख के बाद फाइल करने पर भारी पेनल्टी तो लगती है, कुछ बहुत ही फायदेमंद डिडक्शंस भी हाथ से निकल सकते हैं। सो टैक्स सीजन शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में हम कंप्लायंसेस पूरे करने और अपना एलिजिबल रिफंड क्लेम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां छोटी सी चूक भी काफी महंगी पड़ सकती है। सही तैयारी और जानकारी ही वो ढाल है जो अनचाहे टैक्स नोटिस से बचा सकती है और मेहनत की कमाई को सेफली वापस ला सकती है। तो सबसे पहला स्टेप है एसेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, यानी दस्तावेजों की तैयारी। किसी भी ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले सही पेपरवर्क इकट्ठा करना लिटरली सबसे जरूरी काम है। और इस पॉइंट को बीडीओ इंडिया की दीपाश्री शेट्टी बहुत अच्छे से समझाती हैं। उनका कहना है कि सबसे पहला नाजुक फैसला ही सही आईटीआर फॉर्म चुनना है। फॉर्म का चुनाव पूरी तरह से टैक्स रेजिडेंसी, इनकम के नेचर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पर निर्भर करता है। अगर गलत फॉर्म चुन लिया तो इसका सीधा सा मतलब है रिटर्न का तुरंत रिजेक्ट होना। इसलिए प्रोसेस की शुरुआत ही बिल्कुल ठीक और ध्यान से करनी होगी। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखें तो ये काफ़ी लंबी है। एम्प्लॉयर से मिलने वाले फॉर्म 16 से लेकर फॉर्म 16A, बैंक स्टेटमेंट्स, कैपिटल गेन्स के ब्रोकर नोट्स और डिविडेंड डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ चाहिए होगा। इन्हें एक तरह का फाइनेंशियल फुटप्रिंट मान लीजिए। और इन सब में सबसे खास है AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS। ये दोनों सरकार के पास मौजूद एक टैक्स पेयर का पूरा लेखा जोखा होता है। इनका डेटा आपस में मैच करना बेहद जरूरी है, वरना आगे का पूरा प्रोसेस बिगड़ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां यह है कि दोनों टैक्स रेजिम्स के बीच पेपरवर्क में जमीन आसमान का अंतर है। ओल्ड रेजिम चुनने वालों को सेक्शन 80C, ATD, NPS जैसे ढेरों डिडक्शन प्रूफ्स जुटाने पड़ते हैं। ये काफी लंबा और थका देने वाला काम है। वहीं दूसरी तरफ न्यू रेजिम में पेपरवर्क का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। तो चुनावा रेजिम सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि आखिर में डॉक्यूमेंट फाइल कितनी मोटी होने वाली है। लेकिन रुकिए, ये सारी तैयारी तब तक बिल्कुल अधूरी है जब तक पैन कार्ड आधार से एक्टिवली लिंक्ड ना हो। साथ ही रिफंड सीधे और बिना किसी रुकावट के अकाउंट में आए, इसके लिए बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेटेड होना भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, सब कुछ सही किया और सिर्फ बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट ना होने की वजह से रिफंड अटक गया। ये सच में एक बेहद आम और निराशाजनक परेशानी बन जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ, ऑनलाइन पोर्टल पर फाइलिंग के स्टेप्स। देखते हैं कि ये सारी पेपरवर्क वाली तैयारी एक्चुअल ऑनलाइन प्रोसेस में कैसे तब्दील होती है। फाइलिंग के ये शुरुआती 5 स्टेप्स दरअसल डॉक्यूमेंट्स के डेटा को पोर्टल के साथ मैच करने का एक मैचिंग गेम खेलने जैसा है। वेबसाइट पर लॉगिन करने से लेकर प्रीफिल्ड पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करना और फॉर्म 16 के आधार पर इनकम और डिडक्शंस एंटर करना, ये सब इसमें शामिल हैं। इन सब में स्टेप 5 यानी TDS और चुकाए गए टैक्सेस का आपस में मिलान करना सबसे अहम है। यहां पर एक एक फिगर का एक्यूरेटली अलाइन होना बहुत जरूरी है। 5वें स्टेप की अहमियत को और गहराई से हाईलाइट करते हुए डिलॉयट इंडिया के दिव्या बवेजा की एडवाइस बिल्कुल क्लियर है। उनका मानना है कि अगर रिपोर्ट की गई इनकम AIS या फॉर्म 26AS के डेटा से मैच नहीं करती तो फ्यूचर में टैक्स नोटिस आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सच कहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस किसी को भी अपने मेल बॉक्स में देखना पसंद नहीं होता है ना। इसलिए किसी भी तरह के मिसमैचेस को सबमिट बटन दबाने से पहले ठीक कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक बार ये रिकंसिलिएशन ठीक से पूरा हो जाए, उसके बाद पोर्टल ऑटोमेटिकली फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर देता है। यहां अगर कोई बचा हुआ टैक्स है तो उसे पे किया जा सकता है। फिर सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़िए और आखिरी स्टेप में अपना ITRV एक्नॉलेजमेंट सेव कर लीजिए। ये एक्नॉलेजमेंट एक पक्का लीगली बाइंडिंग सबूत है कि टैक्स डेटा सिस्टम में सफलतापूर्वक एंटर हो चुका है। पर ध्यान रखिए,
सिर्फ सबमिट बटन दबाना ही फिनिश लाइन नहीं है। सबमिट करते ही एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर इसका ई-वेरिफिकेशन कानूनी रूप से जरूरी है। अगर ये 30 दिन की डेडलाइन मिस हो गई तो रिटर्न इनवैलिड मान लिया जाता है। इसे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या ईवीसी के जरिए बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतिम सत्यापन और रिकॉर्ड्स। रिटर्न वेरीफाई होने के बाद भी एक ऐसी लीगल ड्यूटी बचती है जिसे पूरा करना चाहिए। 6 साल ये नंबर दर्शाता है कि सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और सैलरी रिकॉर्ड्स को कितने समय तक लीगली संभाल कर रखना है। एक आम गलती लोग ये करते हैं कि टैक्स फाइल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बस कहीं भी रखकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आगे चलकर टैक्स डिपार्टमेंट की कोई पिछली स्क्रूटिनी आती है, तब यही सारे संभाले हुए प्रूफ्स काम आते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छूट जाता है। क्या सच में सभी डिजिटल और फिजिकल टैक्स रिकॉर्ड्स इतने सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर सालों बाद टैक्स डिपार्टमेंट उनकी मांग करे तो उन्हें तुरंत पेश किया जा सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिना किसी तनाव के अपना रिटर्न फाइल कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।